आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 12 का हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, जिसका नाम है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल है वो 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा था। महाराणा कुंभा का जो जन्म होता है वो 1403 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के अंदर होता है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर होता है। इनके पिता का नाम महाराणा मोकल और माता का नाम सौभाग्य देवी था। तो माता का नाम याद रखने के लिए आप सीधा सा इतना याद रखो कि महाराणा कुंभा है वो सौभाग्य लेके साथ में पैदा हुए थे, तो उनके सौभाग्य काम करते थे महाराणा कुंभा के। तो इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी, और इसी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है 1433 ईस्वी के अंदर। और महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा ने क्या किया, आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया अपने पराक्रम के द्वारा, और अपनी युद्धकालीन उपलब्धियों और सांस्कृतिक उपलब्धियों के द्वारा मेवाड़ का जो गौरव है उसको बुलंदी पर पहुंचा दिया, यानी उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया अपने पराक्रम से। तो इनका जन्म 1403 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पिता महाराणा मोकल, माता सौभाग्य देवी, और जो इनका राज्याभिषेक होता है 1433 ईस्वी के अंदर होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इनकी जो प्रारंभिक समस्याएं, इन्हें प्रारंभिक समस्याओं का कुछ सामना करना पड़ता है। इनके प्रारंभिक कुछ समस्याएं आ जाती है। कुछ समस्याएं आंतरिक थी और कुछ समस्या आंतरिक समस्याएं थी, और कुछ जो समस्याएं थी वो बाहरी समस्या थी। जब महाराणा कुंभा शासक बने तब उन्हें कुछ आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो समस्याएं क्या थी कि महाराणा कुंभा के दादाजी का नाम था महाराणा लाखा। इनकी जो पत्नी थी महाराणा लाखा की, यानी महाराणा कुंभा की दादी, वो हंसाबाई थी। और हंसाबाई मारवाड़ के रणमल राठौर की बहन थी, और इन्हीं हंसाबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है मोकल, जो महाराणा कुंभा के पिता होते हैं। और महाराणा लाखा की उपपत्नी से एक संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम होता है चूड़ा। तो महाराणा मोकल जब 12 वर्ष की उम्र में थे तब इनके पिता लाखा का देहांत हो गया था, और लाखा के कहे अनुसार, मृत्यु से पहले इन्होंने कह दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी, कह दिया था चूड़ा को राजा बनाया जाएगा। इसलिए चूड़ा शासन है वो आसानी से संभाल भी लेता है। लेकिन चूड़ा की जो माता श्री होती है, यानी ये सौतेली माता होती है, ये चूड़ा को हर वक्त सबकी नजर से ही देखती थी। इसलिए चूड़ा इससे परेशान हो जाता है और मेवाड़ छोड़ के निकल जाता है और मारवा चला जाता है, और उस समय वहां का जो शासक होता है होनसंग शाह के पास चला जाता है। तो प्रारंभिक जो समस्याएं थी, यानी महाराणा जो मोकल के पिताश्री थे लाखा,
उनका उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था हंसाबाई, जो मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन थी। अब लाखा के कहे अनुसार चूड़ा मतलब राज्याभिषेक हो जाता, उन्होंने शासन संभाल लिया था और अच्छी तरह से वो शासन चला रहा था। लेकिन हंसाबाई अपने पुत्र मोकल को शासक बनाना चाहते थे, इसलिए वो हर वक्त चूड़ा को मतलब सबकी नज़र से देखते थे। इसी और चूड़ा यहाँ से फिर मतलब परेशान हो जाता है और यहाँ मेवाड़ छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद में हंसाबाई ने अपने भाई रणबल राठौड़ को मेवाड़ बुला लेती है मारवाड़ से। तो प्रारंभिक समस्या यही थी पहली कि मेवाड़ से रणबल राठौड़ का प्रभाव समाप्त करना। तो पहली प्रारंभिक समस्या ये थी कि मेवाड़ से रणबल राठौड़ का प्रभाव हटाना, क्योंकि रणबल राठौड़ ने क्या किया, मारवाड़ से अपने मंत्री लोग वगैरह जो सामंत लोग हैं उनको मेवाड़ के उच्च पदों पर आसीन करना शुरू कर दिया था, उच्च पदों पे उनको नियुक्ति देनी शुरू कर दी थी। और मेवाड़ के जो सरदार थे वो धीरे धीरे मेवाड़ छोड़कर निकल रहे थे। उसके बाद में यहाँ मेवाड़ के अंदर 1364 के अंदर एक राजा था छेतर सिंह, इनकी उपपत्नी की संतानें थी जिनका नाम था चाचा और मेरा। चाचा का एक पुत्र भी था जिसका नाम था एका, और इन सबको साथ में मतलब एक सहयोगी भी था इनका, उनका नाम था महपा पंवार। तो 1364 के अंदर मेवाड़ में राज्य था छेतर सिंह का, और उनका जो पत्नी की संतान थी वो चाचा और मेरा थी, और चाचा का एक पुत्र था एका, और इन सबको सहयोग मतलब जो सहायता दे रहा था वो था महपा पंवार। तो इन सब ने क्या किया, चाचा और मेरा ने महाराणा मोकल को, कुंभा के पिताजी महाराणा मोकल को मार दिया था, यानी इनकी हत्या कर दी थी। महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने, और इनका साथ दिया था एका और महपा पंवार ने। तो महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी और मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयासरत थे। तो 1364 ईस्वी के अंदर छेतर सिंह मेवाड़ पर राज करता है। उस समय एका और उसके उपपत्नी की संतान होती है चाचा और मेरा, और चाचा का एक पुत्र होता है एका, और इन सबका सहयोगी होता है महपा पंवार। इन्होंने क्या किया, महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी और मेवाड़ पर अपना अधिकार बनाना चाहते थे, इसलिए वो प्रयास कर रहे थे, मोकल की हत्या करके मेवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। अब क्या होता है कि मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ी सरदार थे उनके दो गुट बन गए। मेवाड़ के जो सरदार थे वो दो गुटों में विभक्त हो गए। जिसमें एक गुट है मेवाड़ सरदारों का, जो एक गुट था वो कुंभा समर्थक था, यानी कुंभा को वहां का शासक बनाने का समर्थक था मोकल की हत्या के बाद में। और जो दूसरा गुट था वो चाचा और मेरा को राजा बनाना चाहता था। तो मेवाड़ी सरदार दो गुटों में विभक्त हो गए, एक तो कुंभा समर्थक और दूसरा चाचा और मेरा समर्थक। यानी एक गुट के जो सदस्य थे वो महाराणा कुंभा को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरे जो गुट के सदस्य थे वो चाचा व मेरा को राजा बनाना चाहते थे। और इस प्रकार कुछ इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर, मेवाड़ में इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर कुछ सामंतों
और सरदारों ने अपने अलग अलग राज्य भी स्थापित करने के लिए प्रयास किए। तो इस व्यवस्था का लाभ उठाकर कुछ सामंतों और सरदारों ने अपने अलग अलग राज्य स्थापित करने के प्रयास करते हैं। अब महाराणा कुंभा रणमल राठौड़ व राघव देव के नेतृत्व के अंदर, मतलब महाराणा कुंभा कूटनीति की चाल चल रहा है। इसका मतलब महाराणा कुंभा को रणमल राठौड़ का प्रभाव भी हटाना है मेवाड़ से, लेकिन इसी के हाथों हत्या भी करवा रहा है। तो रणमल राठौड़ और राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजता है और चाचा मेरा अपने सैकड़ों सैनिकों के सहित मारे जाते हैं। तो महाराणा कुंभा रणमल राठौड़ व राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजता है। चाचा व मेरा अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ में मारे जाते हैं। लेकिन चाचा का जो पुत्र होता है, चाचा का पुत्र एका व महपा पवार भाग जाते हैं और भाग के मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं तो चाचा और मेरा की तो हत्या कर दी जाती है और चाचा का जो पुत्र एका व महपा पवार भाग जाते हैं और भाग के मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। अब मालवा के साथ संबंध मेवाड़ का। मालवा का जो सुल्तान होता है वो महमूद खिलजी होता है। मालवा और मेवाड़ की जो सीमा है, मालवा और मेवाड़ की जो सीमा है वो आपस में मिलने लग गई थी, इसलिए इनके बीच में छोटी-छोटी घटनाएं होने लग गई थी। दोनों ही राजा एक दूसरे पे प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इनके बीच में संघर्ष हो रहा था और आवश्यक भी हो गया था। लेकिन जो तात्कालिक कारण था, इस संघर्ष का जो तात्कालिक कारण था वो एका व महपा पवार को महमूद खिलजी के द्वारा शरण देना था। लेकिन मालवा पे आक्रमण करने का जो कारण था, तात्कालिक कारण था, संघर्ष का जो तात्कालिक कारण था, तो महमूद खिलजी के द्वारा महपा पवार और एका को शरण देना था, यानी महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल के हत्यारों को शरण देना था। और महाराणा कुंभा अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना ही चाहता था, इसलिए वह चाचा व मेरा को तो मरवा देता है, लेकिन एका और महपा पवार भाग के चले जाते हैं। अब इन दोनों को भी खत्म करना है इसको, तब इसका बदला पूरा होगा। अब महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को दो पत्र लिखता है। पत्र लिख के कहता है कि भाई आप महपा पवार और एका को मेरे को लौटा दो, यानी मेरे हवाले कर दो। लेकिन महमूद खिलजी इनकार कर देता है कि नहीं, और नहीं लौटाने की वजह से, इनकार करने की वजह से इनके बीच में फिर युद्ध होता है 1437 ईस्वी के अंदर। वो युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य
जो युद्ध होता है सहारनपुर का युद्ध कब होता है, तो 1437 के अंदर होता है। और किन किन के बीच में, तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होता है। लेकिन इसमें विजय किसकी होती है, तो महाराणा कुंभा की विजय होती है। इसमें विजय होती है महाराणा कुंभा की। और महमूद खिलजी भाग जाता है, महमूद खिलजी भाग जाता है। लेकिन महाराणा कुंभा इसका पीछा करता है, कुंभा इसका पीछा करता है और मालवा को, महाराणा कुंभा मालवा को घेर लेता है। और घेरने के बाद में महमूद खिलजी को बंदी बना लेता है और चित्तौड़ ले आता है, चित्तौड़ ले आता है और 6 महीने तक उसको बंदी बनाए रखता है चित्तौड़ के अंदर। लेकिन जो अपने जो हिंदू राजा हैं वो बहुत उदार हुए हैं। 6 महीने के बाद में इसको बिना किसी शर्त के, यानी कोई भी कंडीशन नहीं रखी इसके सामने, बिना किसी शर्त के इसको रिहा कर देता है, बिना शर्त इसको रिहा कर देता है 6 महीने के बाद में। लेकिन ये जो शासक हुए महमूद खिलजी वगैरह, वो दयालु नहीं हुए, न कोई किसी प्रकार की उदार प्रवृत्ति थी उनमें। और महमूद खिलजी अपनी हार का बदला लेने के लिए, पहली हार का बदला लेने के लिए 1443 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। लेकिन महाराणा कुंभा ने क्या किया, एक कुंभलगढ़ जो किला है उसके दरवाजे के नीचे बाण माता का मंदिर है। और बाण माता के मंदिर के पास में दीप सिंह के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी छोड़ रखी थी। तो महाराणा कुंभा ने बाण माता के मंदिर के पास दीप सिंह के नेतृत्व में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दीप सिंह के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी छोड़ रखी थी। और उस टुकड़ी के साथ महमूद खिलजी को संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष में विजय होती है, तो वो दीप सिंह और उसके साथियों के मरने के बाद में ही इनकी विजय होती है। महमूद खिलजी की 7 दिन का संघर्ष चला, 7 दिन तक संघर्ष चलता है इनके बीच में, दीप सिंह और महमूद खिलजी की सेनाओं के बीच में। लेकिन बाण माता के मंदिर पे ये अधिकार भी कर लेता है, बाण माता के मंदिर पे महमूद खिलजी अधिकार कर लेता है। लेकिन इस मोर्चे को तोड़ने के अंदर, यानी दीप सिंह को और उसकी सेना को मारने और इनके साथ युद्ध करने में और बाण माता के मंदिर पे अधिकार करने में इसको जो समय लगता है महमूद खिलजी को, और इनको बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए बाण माता के मंदिर को ये नष्ट भ्रष्ट करवा देता है। यहाँ की जो मूर्तियां वगैरह होती है उनको, मूर्तियों को मांस तोलने के लिए दे देता है, यानी जो भी हानि हुई है उसकी भरपाई तो करवाएगा। तो कसाईयों वगैरह से पैसे ले लेता है। और नंदी की एक मूर्ति थी यहाँ, नंदी यानी बैल की मूर्ति थी, उस बैल की मूर्ति के चूने को पकाकर खिलाया जाता है राजपूतों को, और राजपूतों को पान में खिलाया जाता है। तो इनसे भी पैसे ले लेता है। इस प्रकार अपने हानि की भरपाई कर रहा था महमूद खिलजी। और उसके बाद में 1400 ये चित्तौड़ पर आक्रमण अधिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। उसके बाद में 1446 के अंदर ये एक बार फिर मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने की कोशिश करता है महमूद खिलजी, लेकिन इस बार भी असफल होता है। और 1456 ईस्वी के अंदर
मांडलगढ़ पर अधिकार करने की कोशिश करता है। यह उसका अधिकार करने का अंतिम अवसर था। तो अंतिम बार उसने कब प्रयास किया, तो 1456 के अंदर महमूद खिलजी मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी वो असफल ही रहता है। अब उसका मतलब महमूद चाचा भाई मेरा को मार दिया। अब जो रणमल राठौड़ का प्रभाव भी उसको हटाना था। तो रणमल राठौड़ मतलब जो हंसाबाई की शादी हुई थी, तब उनमें राजपूतों में डावरिया प्रथा थी। उसके तहत दासी आई थी जिसका एक का नाम था भारमली, और भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ को विष दिलवा देता है महाराणा कुंभा, और इसकी मृत्यु हो जाती है रणमल राठौड़ की। तो भारमली की सहायता से महाराणा कुंभा रणमल राठौड़ को विष दिलवा देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार रणमल राठौड़ का जो प्रभाव था मेवाड़ से हट जाता है। और चाचा वह अपने पिता के हत्यारों का भी बदला ले लिया इसमें कुछ हद तक। इसके बाद में ये गुजरात के साथ इसके संबंध, गुजरात के साथ संबंध महाराणा कुंभा के, जब महाराणा कुंभा से पहले गुजरात के अंदर अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा था, लेकिन महाराणा कुंभा जब 1433 ईस्वी के अंदर राजा बनता है, तब उस समय अव्यवस्था का जो दौर था वो खत्म हो चुका था। और जो यहाँ के राजा थे वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे और सीमाएं भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और मेवाड़ और मालवा संघर्ष के कारण और सिरोही व गुजरात की राजनीतिक स्थिति के कारण मेवाड़ का गुजरात के साथ संघर्ष होता है। तो जब महाराणा कुंभा से पहले गुजरात के अंदर अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा था, लेकिन महाराणा कुंभा जब राजा बने 1433 ईस्वी के अंदर, उस समय अव्यवस्थाओं का दौर खत्म हो चुका था और यहाँ के जो राजा थे वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। और मेवाड़ और मालवा के संघर्ष और सिरोही व गुजरात की जो राजनीतिक स्थिति है उसके कारण इनका संघर्ष होता है गुजरात के साथ। मारवाड़ और मेवाड़ और गुजरात का आपस में संघर्ष होता है। 1456 की बात है। 1456 ईस्वी के अंदर नागौर का शासक था फिरोज खां। तो 1456 ईस्वी के अंदर नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है और फिरोज खां का जो पुत्र है समझ खां वो राजा बन जाता है, लेकिन फिरोज खां का भाई है मुजाहिद खां। वो राजा बनना चाहता है। तो 1456 में नागौर के स्वामी फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। फिरोज खां की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र समझ खां उसका उत्तराधिकारी बन जाता है, लेकिन फिरोज खां का जो भाई होता है मुजाहिद खां वो नागौर पर अधिकार करने का इच्छुक था, खुद राजा बनना चाहता था। इसलिए मुजाहिद खां ने अपने सैन्य बल से समझ खां को पराजित कर दिया और खुद शासक बन जाता है। तो मुजाहिद खां खुद शासक बन जाता है। अब समझ खां सहायता मांगे तो किससे मांगे? अब ये महाराणा कुंभा से सहायता मांगता है कि महाराणा कुंभा मेरे को मतलब मेरे पद से अपदस्थ कर दिया गया है, आप मुझे दोबारा राजा बनाने में मेरा सहयोग करो। महाराणा कुंभा बोलता है चलो मैं आपका सहयोग तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, कंडीशन है, लेकिन एक शर्त है।
तो उसने बोला भाई बोलो, समझ खा बोलता है कि बोलो भाई महाराज जी क्या शर्त है। तो उसने बोला मैं आपको नागौर का स्वामी बना दूंगा, लेकिन नागौर के किले की आप मरम्मत नहीं करवाओगे। समझ खा बोलता है ठीक है, आपका जो भी शर्त है वो मानी जाएगी। और महाराणा कुंभा नागौर का स्वामी बना देता है समझ खां को, ये शासक बन जाता है, दोबारा शासक बन जाता है। लेकिन ये अपने वादे पे कायम नहीं रहता है और इस किले की मरम्मत करवा देता है, नागौर के किले की। और इससे कुंभा नाराज हो जाता है, महाराणा कुंभा है वो नाराज हो जाता है और नागौर पर आक्रमण कर देता है और नागौर पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार नागौर पर अधिकार हो जाता है महाराणा कुंभा का। अब समझ खां के सामने एक ही राजा होता था, अगर सहायता देने के लिए, वो गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। ये इससे सहायता मांगता है कि कुतुबुद्दीन शाह नागौर पे अधिकार कर लिया है महाराणा कुंभा ने, आप मेरी सहायता करो। और समझ खां अपनी लड़की का विवाह कर देता है कुतुबुद्दीन शाह, और कुतुबुद्दीन इनको सहायता देने के लिए राजी भी हो जाता है कि चलो हम आपकी सहायता कर देंगे। इसलिए कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए रवाना होता है, मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए रवाना होता है। लेकिन सिरोही के देवड़ा शासक की प्रार्थना पर अपने सेनापति मलिक साहबान को आबू विजय के लिए रवाना भेजता है और स्वयं कुंभलगढ़ की तरफ जाता है। तो समझ का आप सहायता मांग रहे कुतुबुद्दीन शाह से, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह से, और अपनी लड़की का विवाह कुतुबुद्दीन शाह से कर देता है और मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए राजी भी हो जाता है कुतुबुद्दीन शाह और सिरोही। लेकिन मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए गुजरात से रवाना भी हो जाता है कुतुबुद्दीन शाह। लेकिन बीच में सिरोही के देवड़ा शासक ने प्रार्थना की कि आप मलिक साहिबान को आबू विजय के लिए भेजें, और खुद कुंभलगढ़ की तरफ से निकले। इसलिए वह खुद कुंभलगढ़ की तरफ से निकलता है, आक्रमण करने के लिए जाता है और अपने मलिक साहिबान यानी सेनापति को आबू विजय के लिए भेजता है। लेकिन इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार महाराणा कुंभा ने इन दोनों को धन देकर वापस लौटा दिया कि महाराणा कुंभा ने इन दोनों को धन देकर वापस लौटा दिया। इसके बाद में मालवा और गुजरात गठबंधन अब क्या होता है कि मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए मालवा और गुजरात के शासकों का आपस में गठबंधन होता है, वो संधि हो जाती है उनके बीच में। तो महमूद खिलजी, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी का प्रतिनिधि होता है ताज खां। महमूद खिलजी का प्रतिनिधि ताज खां कुतुबुद्दीन शाह के सामने मालवा और गुजरात के संयुक्त आक्रमण की योजना देता है कि क्यों न हम मालवा और गुजरात दोनों मिलके मेवाड़ पे संयुक्त आक्रमण करें। ये प्रतिनिधि किसका? ताज खां कहता है ऐसा, किसको? कुतुबुद्दीन शाह को। और ये प्रतिनिधि होता है महमूद खिलजी का कि क्यों न हम दोनों शासक है, जैसे महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह यानी मालवा और गुजरात दोनों गठबंधन करके मेवाड़ पे आक्रमण कर दे तो विजय जल्दी संभव हो जाएगी हमारी। तो ये योजना थी ताज खां की और इस प्रकार इनकी संधि भी हो जाती है। वो संधि होती है 1456 के अंदर।
उस संधि का नाम होता है चंपानेर की संधि। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, चंपानेर की जो संधि होती है वो कब होती है? तो 1456 के अंदर, 14 चौकू 56, 1456 के अंदर चंपानेर की संधि होती है। मालवा और गुजरात के शासकों के बीच में होती है। मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह के बीच में ये संधि होती है। और इस प्रकार यानी जो दक्षिण का जो प्रदेश था उस पे गुजरात का अधिकार माना जाएगा। और जो मेवाड़ की मुख्य भूमि है और अहिरवाड़ा का जो क्षेत्र है, अहिरवाड़ा का जो क्षेत्र है उस पे मालवा का अधिकार माना जाएगा। इस संधि की शर्तें थी ये कि इस संधि के अनुसार, चंपानेर की संधि के अनुसार अगर हम जीत गए तो दक्षिण के अंदर गुजरात का मेवाड़ का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गुजरात के पक्ष में आ जाएगा और मेवाड़ की जो मुख्य भूमि है और अहिरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो मालवा के अधिकार में चला जाएगा। इस प्रकार उन्होंने सपने तो देखे थे। और मैं वो कुतुबुद्दीन शाह है आबू पर अधिकार करता हुआ आगे बढ़ता है। आबू की तरफ से आबू पर अधिकार करते हुए आगे बढ़ता है और ये महमूद खिलजी मालवा की तरफ से आगे बढ़ता है। लेकिन फरिश्ता के अनुसार इस बार भी दोनों शासकों को महाराणा कुंभा धन देकर वापस लौटा देता है कि वापस चले जाओ, तो धन देकर यानी प्रलोभन देकर वापस लौटा देता है इनको भी। लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसक पीरिया जो टिप्पणी है उनके अनुसार इन दोनों शासकों को महाराणा कुंभा ने पराजित कर दिया था। इन दोनों शासकों को महाराणा कुंभा ने पराजित कर दिया था। यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसक पीरिया के अनुसार महाराणा कुंभा ने इन दोनों शासकों को पराजित कर दिया था। और इन मुस्लिम शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी, यानी हिंदू बादशाह। क्लास 12 का बोर्ड का फाइनल पेपर हिस्ट्री का प्रश्न आया था, छोटा प्रश्न, कि हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी? तो महाराणा कुंभा ने धारण की थी। किसके अनुसार? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसक पीरिया के अनुसार महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह को पराजित कर दिया था। तो सहारनपुर का युद्ध कब होता है और जो चंपानेर की संधि कब होती है, इन दोनों इनके अंदर ये जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे का जो महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो आगे के पार्ट में होगी। धन्यवाद।